हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नमस्ते फिजिक्स विद गौर सर। वेव ऑप्टिक्स का बच्चे हमने डिफ्रैक्शन कंप्लीट कर दिया है और उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए जो काफ़ी रेलेवेंट थे। विच सोल्जर्स यूज़, सोल्जर्स में भी जो सिग्नल कोर है वो यूज़ करता है, ठीक है, टू कम्युनिकेट विद। तो उसमें भी डिफ्रैक्शन यूज़ किया जाता है और उसमें भी डिफ्रैक्शन में भी फ्रेजनल डिस्टेंस करते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसके अलावा बच्चे अब लास्ट टॉपिक है पोलराइजेशन, वो करेंगे। तो जो बच्चे आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आप ये सारे वीडियोस, वे ऑप्टिक्स है और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उन सब की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां जाकर उसको कर सकते हैं। जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी अच्छा है कि वो 11th का भी रिवाइज कर सकते हैं। के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ये दोनों प्लेलिस्ट कंप्लीट है और रोटेशनल की भी प्लेलिस्ट चालू है, चल रही है। ठीक है, तो चलिए लेट अस मूव फॉर दैट। एज यूजुअल वी आर वेरी ग्रेटफुल टू नमस्ते कविता बाय प्रोवाइडिंग अस ए small clip of a song which is very motivational for our viewers, especially who are preparing for G and तो चलिए सबसे पहले कुछ सेकंड्स का एक मोटिवेशनल सॉन्ग देख लीजिए और बच्चे कमेंट्स करिए कि आपको कैसा लग रहा है। आंखों की नमी को आंसू बनने नहीं दूंगा, बनूंगा तपन अग्नि पे, तपाऊंगा खुद को इतना, अंधियारे जिगर की किरण एक बन जाऊंगा। पापा ना देखो इस तरह मुझे, कि शक ना हो जाए मुझे खुद पर, नहीं समझ पाया समझ पाया कि कब तो बड़ा हो गया, जाने कब पापा की पलक। Yes, welcome back. I think you have been motivated now to do this lecture. Let us start. तो बच्चे अब हम जो टॉपिक शुरू करेंगे, इससे पहले का टॉपिक आपने देख लिया। ये देखो बच्चे, सोल्जर वाला क्वेश्चन था, आज 10 क्वेश्चन। अब तक हमने जो पढ़ा है वो बच्चे वेव के बारे में पढ़ा है और वेव्स में भी आपको पता है कि वेव्स दो टाइप की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। तो दोनों टाइप के जो वेव्स हैं वो इंटरफेरेंस फिनोमेनन, डिफ्रैक्शन फिनोमेनन करती हैं। जैसे पता है आपको, साउंड का डिफ्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में दिखता है, लाइट का नहीं दिखता है, क्योंकि डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि हमेशा जो साइज़ है, तो ऑब्स्टिकल का साइज़ है जहाँ से लाइट, जहाँ से वेव बैंड होती है, उसका जो साइज़ है वो वेवलेंथ के ऑर्डर का होना चाहिए। और विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो बच्चे एंगस्ट्रॉम यूनिट की है, और जो आपका साउंड वेव्स हैं उसकी जो वेवलेंथ है वो मीटर के ऑर्डर की है। तो सारी विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, वो सारे मीटर के ऑर्डर के होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें दिखता है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, साउंड वेव्स। लाइट में देखने के लिए हमें बहुत छोटी स्लिट चाहिए, वो बहुत मुश्किल है, वो क्रिस्टल सी बना दे सकती है। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम चलते हैं। ये तो दोनों बातें हो गई, लेकिन अब हमें ये नहीं पता पड़ रहा है दोनों से, इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन से, कि भाई ये जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो उसके लिए हमारे पास जो फिनोमेनन है वो है बच्चे पोलराइजेशन। तो केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा आपने पढ़ा है पोलराइजेशन, तो मैं वो टॉपिक लिख रहा हूँ। पोलराइजेशन क्या है, ये क्या प्रूफ करता है? तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि विच फिनोमेनन प्रूव्स द ट्रांसवर्स नेचर, तो पोलराइजेशन जो है बच्चे, ये आपके पास इट प्रूव्स दैट द वेव्स, इट प्रूव्स द ट्रांसवर्स नेचर। अब ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव तो सबको पता है। इट प्रूव्स द ट्रांसवर्स नेचर, ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ लिया है, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव्स।
लाइट आपको सबको पता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इट प्रूव्स द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट वेव। अब पोलराइजेशन फिनोमेनन क्या है उसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूं तो पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, एक कुछ मैकेनिकल एनालॉग लेते हैं, है नी, मैकेनिकल एनालॉग, मैकेनिकल, और समझाने की कोशिश, मैकेनिकल एनालॉग। यानी मैकेनिकल सिमिलैरिटी जो हम उसमें करेंगे लाइट में, उसका हम मैकेनिकल एनालॉग करते हैं। उसके लिए हमने क्या किया बच्चे, एक कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है, एक कार्डबोर्ड ले लेता हूँ, दैट इट वी हैव दिस कार्डबोर्ड, और इस कार्डबोर्ड के अंदर बच्चे हमने एक स्लिट ले ली है, स्लिट है। सिमिलरली एक और कार्डबोर्ड ले सकते हो, चलो ये ले लो, एक और कार्डबोर्ड ले, एक और कार्डबोर्ड ले लेते हैं, इसमें भी स्लिट ले लेते हैं, और यहाँ बच्चे एक हम स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमने क्लैम्प की हुई। तो अब आप देखिए बच्चे कि एक कार्डबोर्ड ये है, एक स्लिट मान लो ये S1 है, और एक स्लिट ये S2। अब आप मुझे बताएं कि सपोजिंग मैंने इसको यहाँ से स्ट्रिंग को मैं पुल करूँगा, ये मेरा हाथ है, और मैं स्ट्रिंग को ऐसे इस तरह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये कौन से वाइब्रेशन होंगे बच्चे बोलो, मुझे जो वाइब्रेशंस हैं, जो डिस्टर्बेंस है, उसको यहाँ से यहाँ भेजना है, और मैं स्ट्रिंग में वाइब्रेशंस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन कर रहा हूँ। ये कौन से वाइब्रेशंस हो गए, लॉन्गिट्यूडिनल। आगे आपको समझ में आ जाएगा क्या है खेल। तो लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस में मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग को जस्ट पुल कर रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो मुझे बताइए कि आपको यहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं उतने ही वाइब्रेशंस यहाँ पर आएंगे, उतने ही वाइब्रेशंस यहाँ पर आ जाएंगे। S1 को फिक्स कर लो, रोटेट करने पर, ऑन रोटेटिंग, अब मुझे बताओ, हम S2 स्लिट को ऑन रोटेटिंग S2 स्लिट, यानी रिलेटिव टू, विद रिस्पेक्ट टू S1 स्लिट, तो मुझे बताइए जितना यहाँ पर एम्पलीट्यूड रहेगा उतना ही यहाँ एम्पलीट्यूड रहेगा। देयर इज नो change, there is no change in amplitude of, there is no change in amplitude of vibrations transmitted through, तो किससे पास हो रहे हैं अच्छा, आपको सारी फिजिक्स समझ में आ जाएगी क्या होता है ट्रांसमिटेड थ्रू, रटो नहीं कुछ भी, ट्रांसमिटेड थ्रू S2 स्लिट। और कौन से, नो चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, कौन से वाइब्रेशंस हैं ये ध्यान रखना, कौन से वाइब्रेशंस हैं, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल जो वाइब्रेशंस हैं वो सिमेट्रिकल हैं इन ऑल प्लेन्स, मतलब हम, दिख रहा है आपको नहीं बच्चे, ये एक स्लिट है, एक ये स्लिट है, और यहाँ से मैंने स्ट्रिंग को इसमें से पास कर दिया है, मैं इसको ऐसे पुल कर रहा हूँ, ऐसे तो कहीं भी घुमाऊं तो बच्चे ये, तो यहाँ से बच्चे जितना एम्पलीट्यूड यहाँ पर है उतना ही इस वाले स्लिट से होगा, चाहे मैं इसको कैसे भी घुमा दूं, इसको फिक्स रख लो, और इस S2 स्लिट को कभी ऐसे रखो, 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 तो देयर विल बी नो चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस ट्रांसमिटेड थ्रू S2, इस S2 से। तो यदि हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो वेव जा रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जा रही है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो प्लेन है, उस प्लेन के हर डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कैसी होती हैं, सिमेट्रिक होती हैं। सबको समझ में आ गया।
वैल्यू। तो ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल का कंसेप्ट। अब यदि हम ले लेते हैं फॉर ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस, यदि मैं ट्रांसवर्स करूं, यदि मैंने ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस प्रोड्यूस किए, और बच्चे हम सब डायरेक्शंस में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये नहीं कि एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। फिर स्लिट ले लेते हैं, ये देखिए एक और कार्डबोर्ड लेते हैं, ये आपके पास स्लिट हो गया, ये स्लिट है। और ये आपके पास स्ट्रिंग पास हो रही है, यहाँ हमने क्लैम्प कर। अब यहाँ पर बच्चे हमने अपने हाथ से, ये आपका हाथ है, ठीक है। अब इससे हमने इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, जो भी आपके पास डायरेक्शंस हो सकती हैं, ऐसे और ऐसे, मतलब हमने सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस की। ट्रांसवर्स वेव्स, अब ट्रांसवर्स वेव्स का मतलब समझ में आ रहा है आपको? नहीं बच्चे देखो, यहाँ से इस डायरेक्शन में मैंने, ये स्ट्रिंग है, वेव डिस्टरबेंस को यहाँ से यहाँ भेजना है, तो मैंने क्या किया, स्ट्रिंग को इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, बच्चे ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, बल्कि ऐसे घुमा दो ना गोल गोल, तो गोल गोल घुमाने का मतलब ये है कि आपके पास इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, कभी इधर वाइब्रेशन, कभी इधर वाइब्रेशन, कभी इधर वाइब्रेशन, कभी इधर, सब डायरेक्शंस में आपने कर लिया। तो क्या करेगा, तो जो S1 स्लिट है और ये बच्चे S2 स्लिट, तो S1 स्लिट क्या करेगा, इन सारे ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कर देगा या नहीं कर देगा, बोलो? इसमें से केवल वही वाइब्रेशन जाएंगे जिनका डायरेक्शन S1 स्लिट के पैरेलल है, इसके पैरेलल जो होंगे वही जा सकते हैं, उन सबको रोक देगा। तो इसका मतलब S1 स्लिट ने क्या कर दिया, S1 स्लिट ने ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस को केवल एक साइड में कर दिया, एक लाइन में कर दिया, एक डायरेक्शन में कर दिया, जिसने वाइब्रेशंस को वाइब्रेट करने दिया ओनली इन वन प्लेन, इस प्लेन में, ठीक है, नीचे वाला प्लेन गायब कर दिया। तो इस S1 स्लिट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस को टू हैव ओनली वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन प्रॉपर्टी या यूनिडायरेक्शनल प्रॉपर्टी लेना, एक डायरेक्शन में हो जाना। और कौन सी डायरेक्शन है ये स्लिट डिसाइड करेगा, ये कार्डबोर्ड डिसाइड करेगा, कार्डबोर्ड की स्लिट जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में ही बच्चे यहाँ से डिस्टरबेंस ऐसे जाएगी। ये वाली डायरेक्ट, ये सारे जो भी ये थे ना, ये देखो ऐसे वाइब्रेशन है, तो इसका बच्चे एक इफेक्ट ये है, एक इफेक्ट ये है, तो ये वाला इफेक्ट तो निकल जाएगा, ये वाला इफेक्ट रुक जाएगा। यदि ऐसे मैंने वाइब्रेशंस किए हैं ऐसे टेढ़े, तो बच्चे इसका एक इफेक्ट ये है, एक इफेक्ट ये है, तो ये वाला जाएगा, ये वाला रुक जाएगा। तो इस स्लिट ने S1 ने क्या किया, इनको वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इसको कहते हैं, इसने, ये पोलराइजर है, इज कॉल्ड पोलराइजर। अब समझ में आ गया पोलराइजर का मतलब, पोलराइजेशन का मतलब हो जाएगा, मैं डेफिनेशन लिखूंगा आगे, कि एक ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस को एक डायरेक्शन में कर देना। अब जो बच्चे जो S2 है, ये है, इसको कहते हैं एनालाइजर। पहला हो गया स्लिट पोलराइजर, दूसरा हो गया एनालाइजर। वो देख रहा है कि वाइब्रेशंस की S1 स्लिट की जो डायरेक्शन है S2 स्लिट के पैरेलल है, तो बच्चे ये आपके पास चली गया। तो जितना इसका एम्पलीट्यूड है बच्चे, ए एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड यदि ए है, तो इसका भी बच्चे एम्पलीट्यूड ए रहेगा या नहीं? कब रहेगा? जब आपके पास इस स्लिट और इस स्लिट का दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब हम S2 को थोड़ा घुमाने लगते हैं, सपोजिंग रोटेट करते हैं S2 को, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं केवल S2 को दिखा रहा हूं, ठीक है, ये S2 है।
अब यहाँ पर सारे वाइब्रेशंस आपको पता है, एक मिनट रुक जाओ, इस पर तो ऐसे वाइब्रेशंस आ ही रहे हैं, एक मिनट। ये इस पर इंसिडेंट वाइब्रेशन, इसका एम्पलीट्यूड ए है। अब यहाँ से निकल के जो जा रहे हैं बच्चे ये, अब जो S2 स्लिट है उसका मैंने थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसकी जो स्लिट है उसको थोड़ा चेंज किया, उसको हमने घुमाना शुरू कर दिया। ये S1 स्लिट था, तो थोड़ा रोटेट कर दिया, इसकी जो ऐसे थी डायरेक्शन उसको थोड़ा टेढ़ा कर दिया मैंने, चलो ये ऐसे कर दिया। ये हो गया कार्डबोर्ड। अब बच्चे जब ये वाइब्रेशंस पहुंचेंगे वहां पर, ये देखो ये पहुंचे, एक मिनट, ये इसके पास एक, अब इसमें बच्चे क्या होगा कि वही वाइब्रेशन निकल कर जाएंगे जो इस, वही कंपोनेंट निकलेंगे जो स्लिट, जो आपका S2 है, ये आपके पास कार्डबोर्ड था S1 पोलराइजर, ये एनालाइजर एनालाइज कर रहा है कि यदि S2 पर की जो डायरेक्शन है उसकी तरफ, अब इसमें जो बच्चे ये आ जाएंगे, ये इस डायरेक्शन में आ जाएंगे, इधर की तरफ थोड़े से टेढ़े हो जाएंगे ऐसे। तो देख लो बच्चे, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो है वो आपका कम हो जाएगा, तो रिड्यूस एम्पलीट्यूड, थोड़ा एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। मुझे बताओ, देखो ये ऐसे आ रहा है और इसकी डायरेक्शन ये है, तो इसका इफेक्ट बच्चे ये हुआ ना, आपके पास जो वेव आ रही थी, मैं दोबारा समझाऊं, एक मिनट रुक जाओ, मैं और समझाने पर इसको बाद में बनाता हूँ, है नहीं, एक मिनट। कि हमारे पास जो बच्चे वाइब्रेशंस आ रहे थे, ये इस तरह से वाइब्रेशंस आ रहे हैं, इनका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, जो आपके पास ए, ये एम्पलीट्यूड ए यहाँ पर। अब हमारे पास बच्चे जो S2 स्लिट है, ये S2 स्लिट, इसका बच्चे ये है, ये स्लिट की डायरेक्शन, तो एम्पलीट्यूड ए का बच्चे वही इफेक्ट जाएगा जो स्लिट के पैरेलल है। ये यदि एंगल आपको पता है थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा बच्चे विल बी लेस देन ए, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से कम है। तो इसका मतलब यहाँ पर बच्चे ये जो है ना, ये इस वाले एम्पलीट्यूड से थोड़ा सा कम रहेगा, यानी कि ये थोड़ा सा ऐसे आया समझ में, नहीं तो एम्पलीट्यूड कम हो गया। तो और यदि हम S2 को, यानी रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड हो गया, नहीं, एम्पलीट्यूड इज रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड एम्पलीट्यूड, तो ये जो आपके पास आ रहे हैं, दीज आर द वाइब्रेशंस जिनका एम्पलीट्यूड रिड्यूस्ड हो गया। अब एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो गया, इसका मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी कम हो गई, क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ लाइट प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और यदि हम बच्चे S2 को और परपेंडिकुलर कर दें, एक और देख लो, यदि हमारे पास ये है बच्चे इनिशियल डायरेक्शन, एक मिनट, और यहाँ देख लेते हैं, सपोजिंग बच्चे आपके पास ये है S1 से जो आ रहा है, ये थोड़ा गलत कर दिया क्या, ओके बच्चे ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, S1 क्यों दिखाया मैंने, यहाँ से पीछे वाला ये हटा दो, है नहीं, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर सब डायरेक्शन में ले लो चाहे, तो मत दिखाओ। S1 से पहले जो वेव्स आ रही हैं वो सब डायरेक्शन में आ रही हैं, तो S1 ने इसको पोलराइज कर दिया और S2 एनालाइज कर रहा है, ठीक है, ये सही है। अब यदि आपके पास इफ S2 इज परपेंडिकुलर टू S1, अब क्या होगा कि बच्चे ये तो हमारे पास, ये देखिए, ये तो है हमारे पास S1 स्लिट, और जो S2 स्लिट है
उसका ये हो गया मान लीजिए। तो यहाँ से जो बच्चे वाइब्रेशंस आ रहे थे, ये ये अब बच्चे मुझे बताओ कि जो एम्पलीट्यूड ये ए है, एम्पलीट्यूड मान लीजिए ए था, इसका बच्चे इस डायरेक्शन में इफेक्ट कितना होगा? बोलो, कंपोनेंट कितना होगा ए का, इफेक्ट कितना होगा? 0। इसका मतलब यहाँ पर अब वाइब्रेशंस आएंगे ही नहीं, नो वाइब्रेशंस। नो वाइब्रेशन। ये S2 स्लिट का हो गया। S2 यहाँ पर बच्चे सब पॉसिबल डायरेक्शन में आ रही हैं वेव, ये भी आ रही हैं और हमने ऐसे भी, समझ में आया? तो आपने देखा कि S1 ने तो वाइब्रेशंस को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, S2 एनालाइज कर रहा है कि क्या S1 से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं वो उनकी डायरेक्शन और S2 की डायरेक्शन, स्लिट की डायरेक्शन के पैरेलल है। तो उस जो S1 से निकल कर आ रहे हैं एम्पलीट्यूड उतने ही S2 से निकल जाएंगे। यदि S2 को घुमाना शुरू करेंगे, यदि आपने ये रहा S1 ये है बच्चे S2, तो S2 को यदि आपने रोटेट करना शुरू किया विद रिस्पेक्ट टू S1, तो यहाँ पर बच्चे जो यहाँ से वाइब्रेशन जा रहे हैं मैक्सिमम, उसके बाद कम होता है कम होता है, इस समय जब 90 हो जाएगा स्लिट S2 0, उसके बाद फिर आने लगेंगे क्योंकि कंपोनेंट आएगा। तो रोटेट करने पर S2 को रोटेट करने पर ट्रांसमिटेड जो वाइब्रेशंस हैं उनका इंटेंसिटी या उनका एम्पलीट्यूड चेंज होने लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि S1 पर जो इंसिडेंट वाइब्रेशन हैं, इंसिडेंट वेव्स है, वो ट्रांसवर्स नेचर की है। ये सिंपल सा जो मैकेनिकल कार्डबोर्ड से जो मैंने समझा दिया गत्ते में स्लिट डालकर, ये एक्सपेरिमेंट किया था बच्चे, ये स्टार्टिंग में यंग्स जो आपका डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लग रहा है वो यही है। और सिंपल साइंस स्कूल टीचर थे, उन्होंने बहुत आराम से करके देख लिया था, प्रैक्टिकल इतने बड़े नहीं होते हैं। तो ये था ट्रांसवर्स का कंसेप्ट कि ट्रांसवर्स वेव यदि आती है तो S2 स्लिट को जब घुमाएंगे तो ट्रांसमिटेड वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड चेंज होता चला जाता है। आया समझ में? नहीं? तो अब आप मुझे बताओ कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, इसका मतलब रिड्यूस एम्पलीट्यूड यहाँ आ गया, यहाँ तो बिल्कुल 0 ही हो गया। तो दिस हैपेंस ओनली इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस। अब पोलराइजेशन का डेफिनेशन बताओ क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। पोलराइजेशन का मतलब ये हुआ द फिनोमेनन ऑफ restricting the transverse vibrations in one direction या in one plane only, in one direction या in one plane। तो इस फिनोमेनन को कहते हैं पोलराइजेशन। सबको समझ में आ गया बच्चे? पोलराइजेशन द फिनोमेनन ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन द डायरेक्शन एक मिनट, द ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इन वन डायरेक्शन, ओहो, इन वन डायरेक्शन और इन वन प्लेन ओनली, तो इसको कहते हैं पोलराइजेशन। समझ में आ गया सबको? चलिए, तो अब ये तो मैंने मैकेनिक्स में बता दिया, अब उसमें नहीं, इसमें थोड़ा ना होगा। लाइट में हम कार्डबोर्ड थोड़ा यूज़ करेंगे, तो उसमें हम देखो यूज़ करते हैं इन लाइट। इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में हम यूज़ करते हैं कार्डबोर्ड के बजाय एक क्रिस्टल यूज़ करेंगे। हम यूज़ करते हैं टॉर्मलिन क्रिस्टल, ठीक है? और उसमें सब डायरेक्शन देखो,
मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बच्चे, हम क्रिस्टल यूज़, पहले तो हम बिल्कुल सेम ऐसी सिचुएशन होगी जैसे हमने कार्डबोर्ड का देखा था। और ये है बच्चे क्रिस्टल। ये क्रिस्टल हो गए। अच्छा, अब यहाँ पर इसकी बच्चे ये है, इसको कहते हैं इसकी पास एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये टॉर्मलिन क्रिस्टल है, टॉर्मलिन। ये वैसे काम कर रहा है जैसे पोलराइजर होता है, P1। तो ये हो गया बच्चे पोलराइजर। पोलराइजर। दूसरा जो क्रिस्टल है वो बच्चे काम करेगा एनालाइजर जैसा। ये इसकी पास एक्सिस, ये जो एक्सिस दिखा रहा हूं मैं, ये T2 क्रिस्टल है। ठीक है, ये आपके पास है एनालाइजर, कहते हैं एनालाइजर। और ये जो मैंने एक्सिस दिखाई है ये सारी, इनको कहते हैं क्या, इनकी ऑप्टिकल एक्सिस। या इनको इनकी ट्रांसमिशन एक्सिस कह सकते हैं। या एक नाम और है, या क्रिस्टेलो, क्रिस्टेलोग्राफिक एक्सिस कह सकते हैं। ये सारे इसके इसी के नाम के पास एक्सिस, सिंपल सी चीज़ें, पास एक्सिस कह दो, उसमें से पास इस डायरेक्शन में पास होंगे। अब यदि हमने यहाँ बच्चे, अब आँख को देखने के लिए क्या यूज़ करोगे आप, आई यूज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पर आप आई यूज़ कर लेना। अब यहाँ पर बच्चे सब डायरेक्शंस में वाइब्रेशंस आ रहे हैं, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। लाइट जो है ये, अब देखो इस, अब ये जो T1 ने क्या किया, इन सारे ये कौन से वाइब्रेशन से बच्चे ध्यान रखना, ई वेक्टर्स हैं। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपको पता रहता है कि ऑल द फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय लाइट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइट वेक्टर कहते हैं, ऑप्टिकल वेक्टर कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, तो ई वेक्टर है। तो इसमें से केवल बच्चे ये वाइब्रेशन ही पास होंगे जो T1 जो आपका क्रिस्टल है उसके पास एक्सिस के पैरेलल है। इसका यदि एम्पलीट्यूड माना ए है तो बच्चे यहाँ से भी एम्पलीट्यूड ए ही रहेगा, तब एम्पलीट्यूड ए रहेगा। तो यदि T2 को घुमाते हैं, बस यहाँ क्या लिखना है, ऑन रोटेटिंग T2, on rotating T2 with respect to T1, तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वो क्या करेगी बोलो, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वेरीज, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट वेरीज। तो इससे प्रूव होता है, इससे प्रूव होगा, देख लेना आप कि यदि मैं इसको रोटेट करके दिखाऊं, इट प्रूव दैट द लाइट जो आपके पास है वो लाइट इज ऑफ ट्रांसवर्स नेचर। ये मैंने आपको सारी कहानी बता दी। तो डायग्राम में आप दिखा सकते हैं कि दूसरा जो पहले जो पास एक्सिस है वो तो ये है, ये सॉरी, तो इस डायरेक्शन में मैं लाइट को भेज रहा हूँ और
यहाँ से T2 दिखा देता हूँ, बस खाली ऐसे दिखा दूँ, T2 दिखा देता हूँ। T2 क्रिस्टल को हमने थोड़ा इसको का एक्सिस को रोटेट कर दिया। तो यहाँ पर बच्चे वाइब्रेशंस ऐसे आ रहे हैं। का एम्पलीट्यूड बच्चे A है। तो जब यहाँ से पास होगा, यहाँ से जो पास हो रहे होंगे, तो इसका A का इफेक्ट, ये है ना, ये A है, इसका जो इफेक्ट इधर होगा, ये ऐसे हो जाएंगे ना वाइब्रेशंस, लाइट ऐसे हो जाएगी। तो आपको पता है, यदि इसको मेलस लॉ भी कहते हैं, मैं अभी बस ऐसे बता रहा हूँ हल्का सा, मेलस लॉ ये डेरिवेशन है, थीटा ये है बच्चे, ये A था, है ना, ये A है यदि पूरा, तो ये आपके पास इफेक्ट कितना आ जाएगा, A cos थीटा, विच इज लेस देन A। तो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिट लाइट जो T2 से जा रही है वो आपके पास कम होती चली जा रही है। और थीटा यदि 90 है ना, यदि थीटा 90 है तो A cos 90 क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो? A cos 90 का मतलब जीरो, यानी कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा जीरो होगा और जीरो इंटेंसिटी की लाइट आएगी। इससे प्रूव होता है कि जो लाइट है वो ट्रांसवर्स नेचर की होती है। समझ में आया आपको सबको? तो मैंने ट्रांसवर्स नेचर बताया कि भाई पोलराइजेशन जो फिनोमिनन है वही प्रूव करता है कि लाइट ट्रांसवर्स होती है। इसमें कुछ बच्चे टर्म्स हैं, उनको भी देख लेना एक बार, कुछ डेफिनेशंस हैं। देखिए, फ्यू डेफिनेशन, दो डेफिनेशंस हैं, उसको देख लो। एक मिनट, ये क्या हो गया? यस, टू डेफिनेशंस हैं इसमें। डेफिनेशंस, हमारे पास जो बच्चे ये देखिए, इसके पास एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, तो जो मैंने पीछे लिखा क्या, हाँ एनालाइजर, वो पोलराइजर था। ये बच्चे हमारा है एनालाइजर, और इस एनालाइजर पर जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, एनालाइजर ले लो, चलो कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है, कोई भी क्रिस्टल ही ले लो, एनालाइजर को छोड़ो। तो कोई भी, अब यहाँ पर वाइब्रेशंस बच्चे सब डायरेक्शंस में आ रहे हैं, ये देखो दिख रहा है ना आपको, बता देता हूँ, यहाँ पर सब डायरेक्शंस में ये आ रहे हैं। इसमें से केवल वही वाइब्रेशन जाएंगे जो इसके पैरेलल है। तो बच्चे एक प्लेन ये है, ये प्लेन, प्लेन का नाम लिख देता हूं मैं ए, प्लेन का नाम लिख देते हैं ए बी ई ई। इस प्लेन में बच्चे इसकी ऑप्टिकल एक्सिस भी आ रही है, पास एक्सिस भी आ रही है, उसकी ये वाली एक्सिस भी आ रही है। एक दूसरा जो हमारे पास है वो ये वाला है, एक प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर है, ये मान लेते हैं पी क्यू आर और एस। तो दो
चीजें हैं, एक तो हमारे पास पहला है प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, दो टर्म्स याद रखना, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है वो प्लेन जिसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं। अ प्लेन जिसमें इसके पास एक्सिस भी है, कंटेनिंग ऑप्टिकल एक्सिस, जिसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं, इन विच वाइब्रेशंस अकर। कौन सा है प्लेन, बोलो, ए बी सी डी। ये प्लेन कौन सा हो गया, ए बी सी डी। ए, दूसरा होता है बच्चे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, वो प्लेन जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस के परपेंडिकुलर है, प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू, प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, जिसमें ये किसको बता रहा है, इन विच, ये प्लेन नो वाइब्रेशंस अकर, जिसमें कोई वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा है, यानी कि वो है आपके पास कौन सा प्लेन, ये रहा, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ले। तो ये दो टर्म्स आपको याद करनी है। तो अभी मैंने बच्चे आज स्टार्ट किया है पोलराइजेशन, नेक्स्ट टाइम हम इसमें मेलस लॉ करेंगे और एक आपके पास ब्रूस्टर लॉ करेंगे और बस ये ख़त्म हो जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो आप पहले इसको रिवाइज कर लो, फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे। आई एंड दिस मीटिंग नाउ।